Good morning students. Today I will teach you Hindi literature. Now take out your book. हिंदी लिटरेचर में अब तक हमने 5 चैप्टर पढ़ा है। चैप्टर नंबर 1 जय हे राश निशान, चैप्टर नंबर 2 बस की यात्रा, चैप्टर नंबर 3 डॉक्टर दादा, चैप्टर नंबर 4 जामुन का पेड़ एंड चैप्टर नंबर 5 जब जीवन में जो चीज महान। ये 5 चैप्टर्स जो है हम पढ़ चुके हैं। आज हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे भाई साहब। इसके लिए आप पेज नंबर 37 ओपन कर लीजिए। 37 चैप्टर नंबर 6 भाई साहब। ये कहानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है, ओके, जिसमें उन्होंने अपने बड़े भाई के बारे में बताया है। लेट स्टार्ट। कई बार देखने में आता है कि लोगों की समझाने की या प्रोत्साहित करने की प्रवृत्ति इतनी अलग होती है। हम ये समझते हैं कि वह हमें बात बात पर टोक रहा है, डांट रहा है, परंतु उसका उद्देश्य केवल हमारी भलाई करना होता है, ना कि हमारी भावनाओं को आहत करना, उन्हें ठेस पहुंचाना होता है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने अपने बड़े भाई की इन्हीं चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन किया है। चलिए देखते हैं कि वो अपने बड़े भाई के बारे में क्या बताते हैं। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वह जल्दबाजी से काम लेना पसंद ना करते थे। इस भवन की बुनियाद को मजबूत डालना चाहते थे जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, यानी एक क्लास में 2 साल तक रहते थे। एक क्लास को वो 2 साल में पास करते थे। कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। बुनियाद की पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बने। मैं छोटा था, वह बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी, वह 14 साल के थे। उन्हें मेरी तबी और निगरानी का पूरा जन्म सिद्ध अधिकार था और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं। वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, हर दम किताब खोले बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, कभी किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते। कभी ऐसे शब्द रचना करते जिसमें ना कोई अर्थ होता, ना कोई सामंजस्य। मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने ये इबारत देखी, स्पेशल भाइयों भाइयों, दरअसल भाई भाई, राधे श्याम, श्रीयुत राधे श्याम। 1 घंटे तक इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने बहुत चेष्टा की इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा और उनसे पूछने का साहस ना हुआ। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटी मुँह बड़ी बात थी। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल ना लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता, लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का वह रौद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते। उनका पहला सवाल होता, कहाँ थे? हमेशा ये सवाल उसी ध्वनि में पूछा जाता था और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। ना जाने मेरे मुंह से ये बात क्यों ना निकलती कि ज़रा बाहर खेल रहा था।
मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है और भाई साहब के लिए इसके सिवा और कोई इलाज ना था कि स्नेह और रोज से मिले हुए शब्द से मेरा सत्कार करें। अब देखिए लेखक के बड़े भाई यहाँ क्या कह रहे हैं, इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ ना आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ लें, नहीं तो ऐरा गैरा नत्थु खैरा सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते। यहाँ दिन रात आँख फोड़नी पड़ती है और खून जलाना पड़ता है जब कहीं ये विद्या आती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा। और मैं कहता हूँ कि तुम इतने गूंगा हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। मैं कितनी मेहनत करता हूँ ये तुम अपनी आँखों से देखते हो, अगर नहीं देखते तो ये तुम्हारी आँखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। उस पर भी एक एक दर्जे में 2-2, 3-3 साल पढ़ा रहता हूँ। फिर तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यूं खेल कूद में वक्त गंवाकर पास हो जाओगे। मुझे तो 2-3 साल लगते हैं, तुम उम्र भर इस दर्जे में पड़े सड़ते रहोगे। अगर इस तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ, मज़े से गुल्ली डंडा खेलो, दादाजी की गाड़ी कमाई के रुपये क्यों बर्बाद करते हो। मैं ये लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। अब जो है लेखक जो है अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं अपने बड़े भाई की डांट सुनकर क्या करता था। मैं ये लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। जवाब ही क्या था, अपराध तो मैंने किया, लताड़ कौन सहे। भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में ना पाता था और उस निराशा में जरा देर के लिए मैं सोचने लगता क्यों ना घर चला जाऊं। जो काम मेरे बूते से बाहर है उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी ज़िंदगी खराब करूं। मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन उतनी हिम्मत उतनी मेहनत से मुझे तो चक्कर आ जाता था। लेकिन घंटे 2 घंटे बाद निराशा के बादल फट जाते और इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा। चटपट एक टाइम टेबल बना डालता। टाइम टेबल में खेल कूद की मत बिल्कुल उड़ जाती। प्रातःकाल उठना, 6 बजे मुँह हाथ धो नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाना, 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक गणित, 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन और स्कूल। 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम, 4 से 5 तक भूगोल, 5 से 6 तक ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने ही टहलना, 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कंपोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद, 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय, फिर विश्राम। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है, उस पर अमल करना दूसरी बात। पहले ही दिन से अवहेलना शुरू हो जाती, सब कुछ भूल जाता। वह जानलेवा टाइम टेबल, वह आँख फोड़ पुस्तकें, किसी की याद ना रहती और फिर भाई साहब को नसीहत और फजीयत का अवसर मिल जाता। मैं उनके साए से भागता, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता, कमरे में इस तरह दबे पांव आता कि उन्हें खबर न हो। उनकी नज़र मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। हमेशा सिर पर नंगी तलवार सी लटकती मालूम होती। मैं फटकार और घुड़कियाँ खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार ना कर पाता। आगे देखिए क्या है। सालाना इम्तिहान हुआ, भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया और मैं प्रथम आया।
मेरे और उनके बीच में केवल 2 साल का अंतर रह गया। जी में आया भाई साहब को आड़े हाथों लूं। आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई? मुझे देखिए, मज़े से खेलता रहा और दर्जे में अव्वल भी हूँ, लेकिन वह इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई। हाँ, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्माभिमान भी बढ़ा। भाई साहब का वह रोग मुझ पर ना रहा। आज़ादी से खेल कूद में शरीक होने लगा। दिल मजबूत था। जबान से ये हेकड़ी जताने का साहस ना होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वह आतंक मुझ पर नहीं है। भाई साहब ने इसे भांप लिया। उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। देखता हूँ इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए तो तुम्हें घमंड हो गया। मगर भाईजान, घमंड तो बड़ों बड़ों का नहीं रहा। तुम्हारी क्या हस्ती है। इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा। उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया, या यूं ही